हम्म। आ जाएगा, वेटिंग हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सबका स्वागत है और लोकतंत्र विषयक चर्चा में हर रोज की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज जिस विषय की, वो वो है कि देश में स्वराज कैसे होगा। स्वराज होगा तो सुराज भी होगा, और स्वराज का मतलब अपना राज, जनता का राज। सुराज का मतलब अच्छा राज। हमें उम्मीद है कि हम जनता पर चूंकि भरोसा करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि जनता का राज यानी स्वराज एक दिन जरूर होगा, और जब जनता का राज होगा तो सुराज की भी स्थापना होगी। ये जो दोनों शब्द हैं, स्वराज और सुराज, इसकी वकालत देश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। जो समाजवादी पर पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं, उन्होंने भी इन शब्दों को दोहराया है, लेकिन ये शब्द सिर्फ नारा बनकर रह गए हैं। कैसे स्वराज की स्थापना होगी, यहां तक कि समाजवादी पृष्ठभूमि वाले लोग, समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र जी, मुलायम सिंह जी, उन लोगों ने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, स्वराज और सुराज। लेकिन ये स्वराज और सुराज आएगा कैसे? कैसे देश में जनता का राज स्थापित होगा? तो तरीका तो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक तरीके से जनता का राज कायम होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन क्या वास्तव में बीते 75 साल में जनता ने, सरकारें तो कई बदली, स्वराज आया क्या? जनता का राज हुआ क्या? सुराज आया क्या? यानी अच्छा शासन, अच्छे शासन वाली व्यवस्था आई क्या? नहीं आई। जीने के लिए गरीब परेशान रहते हैं, आम आदमी छोटे छोटे अधिकारों के लिए तरसते रहते हैं, और जिनके पास दौलत है, जिनके पास सत्ता की ताकत है, उनके लिए जीवन बहुत आसान है। एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग में समाज बदल गया है, और बड़ी आबादी जो आज शोषित है, उन पर हुक्म करने वाले चंद लोग हैं। आप समझिए ना कि देश के 21 लोगों के पास ओनली 21 पीपल हैव as only 21 people have uh, total sum of wealth which is equal to the people who are 70%। 70% लोगों के पास जितनी दौलत है, उतनी दौलत 21 लोगों के पास है। ये कैसा लोकतंत्र है? ऐसा क्यों हो रहा है? और जब अधिकारों की लड़ने की बात होती है, दमन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात होती है, हम देखते हैं जिनकी न्यायालय तक सीधे पहुंच होती है, जिनकी सत्ता तक सीधे पहुंच होती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तुरंत उपचार हासिल कर लेते हैं। लेकिन आम गरीब वो उपचार हासिल नहीं करते। उनको एफआईआर कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आम जनता सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाती। ज्यादातर लोग तो इससे दूर रहते हैं, लेकिन जो कुछ चंद खुशनसीब हैं वो पहुंच पाते हैं। उनकी भी हालत यही है। ऐसा क्यों है? इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे कि कैसे जनता के वास्तव में, सही अर्थ में जनता के बहुमत वाली सरकार बन पाएगी, स्वराज और सुराज की स्थापना हो पाएगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है बौद्धिक लोगों का एक पैनल, और इस पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहें मैं सबको म्यूट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि आवाज इको ना हो। तो हमारे साथ जुड़े हैं सम्माननीय सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नियमित रूप से हमारी चर्चा का हिस्सा रहते हैं आप। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमनाथ जी, जो अपने नाम के आगे वरिष्ठ लगाने से संकोच करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ जर्नलिस्ट लिखा है उनके नाम के आगे। 18-20 साल की पत्रकारिता का अनुभव है, और
बहुत गंभीरता से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विकास कुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, सुलझे हुए विचार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अजय शर्मा जी, जो सही मायने में वरिष्ठ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई संस्थानों में अहम पदों पर रहे हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत हम करना चाहते हैं आज सत्यदेव चौधरी जी से, और इसकी खास वजह है चौधरी साहब, क्योंकि जिन शब्दों को हमने टॉस किया है इस डिबेट में, स्वराज और सुराज, इन शब्दों को आपने जनसंघ के जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से सुना है, समाजवादी नेताओं की जुबान से आपने सुना है, लेकिन ये सिर्फ नारे बनकर रह गए। न स्वराज यानी जनता का राज, स्व मने अपना, राज मने शासन, अपना शासन यानी जनता का शासन, न कभी ये सपना पूरा हुआ, और न सुराज यानी कि बहुत अच्छा शासन, ये सपना हुआ। जनता को आज भी इसका इंतजार है। तो पहले तो आप बताएं इसका कारण क्या है? जी हाँ, आवाज आपकी म्यूट है, आवाज आपकी म्यूट है जी। तो धन्यवाद आपका प्रेम जी। जी शुक्रिया। देखिए, स्वराज और सुराज, ये दोनों बातों का अर्थ तो आपने समझा ही दिया। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो नई नई भी यहाँ पर आई देश के अंदर, उन्होंने भी इसी तरीके की स्वराज और सुराज की बात करके लोगों को भ्रमित किया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि लोगों को मूर्ख बनाया। और स्वराज के लिए बहुत सारे लोग इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी कि प्रिफरेंशियल वोटिंग से स्वराज आएगा, कुछ लोग बोलते हैं जी कि प्रोपोर्शनेट वोटिंग से स्वराज आएगा। अब वो प्रिफरेंशियल और प्रोपोर्शनेट वोटिंग क्या है, इसकी अलग व्याख्या हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस सत्य हम बात कर रहे हैं, वही सही मायने में स्वराज और सुराज है। यदि आपको स्वराज और सुराज देखना है तो आपको सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर आना होगा। नहीं तो ये सब जोड़ तोड़, साठगांठ, भ्रष्ट राजनीति, लेकिन सांसदों विधायकों सत्यदेव की चौधरी जी, सत्यदेव चौधरी जी, सत्य बहुमत की जो आप बात करते हैं और जिसका मतलब हमने अक्सर समझा है और समझाया है, वो ये कि जब जनता के बहुमत वाली वास्तव में सचमुच में सरकार बनेगी जनता के बहुमत से, तब वो सत्य बहुमत की सरकार होगी। तो सत्य बहुमत तो रास्ता हो सकता है, लेकिन स्वराज और सुराज लाने का तरीका हो सकता है, मगर स्वराज और सुराज का सपना तो गलत नहीं है, वो लाने का तरीका सत्य बहुमत हो सकता है। जी ऐसे तो देखिए प्रेम जी, स्वराज और सुराज, चाहे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को ले लें, यदि आप जी उसके अंदर 100% मतदाता भी, शासक भी, नेता लोग भी, जो जिन्होंने सत्ता पक्ष में है वो भी, और जो विपक्ष के अंदर वो भी, यदि वो सारे के सारे नैतिकता से, मर्यादा से और अपनी एक जिम्मेवारी और जवाबदेही से बात करें, काम करें, तो फिर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में स्वराज और सुराज आ सकता है, हो सकता है। लेकिन आज की राजनीतिक व्यवस्था में हमें स्वराज और सुराज तो अंश भर भी देखने को नहीं मिला। इसका तो कारण राजनीतिक व्यवस्था ही है ना। लोगों की वजह से तो नहीं है ये। लोगों ने तो मतदान दे दिया, मतदाताओं ने मतदान दे दिया। लोग, मतदाता तो नहीं कह रहे कि हमारे को स्वराज नहीं चाहिए या सुराज भी नहीं चाहिए। मतदाता तो नहीं कह रहे कि आप भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, अपराधियों को टिकट दो, बलात्कारियों को टिकट दो, बहुमत बनाने के लिए आप खरीद फरोख्त करो, भ्रष्टाचार का उपयोग करो, काले धन का उपयोग करो। मतदाता तो गरीब से गरीब मतदाता, साधारण से साधारण मतदाता भी, जो भी अशिक्षित है, वो भी एक अच्छी व्यवस्था में जीना चाहता है, अच्छी हवा और अच्छे पानी में जीना चाहता है। उसको तो गंदगी पसंद नहीं है ना। उसको तो ये व्यभिचार और भेदभाव, पक्षपात, ध्रुवीकरण, जाति और धर्म के नाम के ऊपर, ये तो मतदाता को पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी बन गई, जो कि सिवाय इसके आधार के ऊपर, गठबंधन के आधार के ऊपर, ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर, भ्रष्ट राजनीति
और अपराधियों के आधार के ऊपर जब राजनीति होगी तो स्वराज और सुराज कैसे आएगा? जब हमारे नेता ही, जिन लोगों को हम मतदान करते हैं, जिन लोगों को हम अपना नेता बनाते हैं, शीर्ष से शीर्ष पद राजनीति के ऊपर उनको अधिकार देते हैं, जब वही लोग गरीबों के पक्ष की बात नहीं करते, वही लोग भेदभाव और पक्षपात की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तब स्वराज कैसे आएगा? तब सुराज भी कैसे आएगा? इसका सारे का सारा कारण यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था ठीक न होने का कारण मैं सिर्फ एक ही मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत का ही फैसला नहीं है। चुनाव होने के बाद या चुनाव होने से पहले बहुमत कैसे बनेगा, इसका निर्णय नहीं है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है, ना किसी संविधान में, ना किसी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर, या न किसी और कानून के अंदर। आपने तो मनगढ़ंत, इन नेताओं ने मनगढ़ंत बहुमत की परिभाषा बना रखी है, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी के परंपरा और विवेक के ऊपर आधारित है। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखिए, आपको स्वराज का तो खाली एक नाम ही नाम है, और आप इसके खाली नाम लिए जाओ, सपने देखे जाओ स्वराज और स्वराज के, लेकिन है नहीं है कुछ भी। मेरा ऐसा मानना है। जी जी। चौधरी साहब ने बहुत सैद्धांतिक भी बातें कही, व्यवहारिक भी बातें कही। मैं उससे थोड़ा रिलेट करते हुए ओमनाथ जी आपके पास आना चाहता हूं कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज की जो व्यवस्था है इसमें नेता स्वयं भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं, अपराध को पनाह देते हैं, गलत तरीके से चुनाव लड़ते हैं, गलत तरीके से टिकट बांटते हैं। ये सारी बातें हालांकि उन्होंने नहीं भी कही है, तो लगभग इसी किस्म की बातें कही हैं। तो ओमनाथ जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि जैसे इस देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारें बन रही हैं, चल रही हैं, गिराई जा रही हैं, यहाँ तक कि अभी जो वोट मांगे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट लगाते समय बजरंग बली का नारा लगा दो। भाई, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है, ये भी खुलेआम वोट मांगे जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इसको लोकतंत्र बोलेंगे क्या? सर, ये लोकतंत्र उसी तरीके से है जैसे मैंने अब तक जो हम लोग सुनते आए हैं कि गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ, उसी तरीके से अब ये लोकतंत्र का भी लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि लोकतंत्र है लोकतंत्र है। लेकिन इसको अर्थतंत्र के तरह देखिए, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास पैसा है, वही चुनाव जीत रहा है, वही चुनाव हरा रहा है। इसमें आम पब्लिक का कहीं कोई लेना देना सरोकार नहीं है। उनको कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी कुछ फ्री बीज के नाम पे, उनको इसी तरीके से गुमराह होते हुए भी वो जानते हैं कि हम गुमराह हो रहे हैं, लेकिन वो उनके चंगुल में ऐसे फंस गए हुए हैं, माने आम पब्लिक जो एकदम माने चंगुल ही शब्द बोलेंगे कि चंगुल में फंस गए हैं, कि वो चाह के भी किसी दूसरे को उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं और न वो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये जैसे गरीबी मिटाओ का नारा, चाहे और भी तरह तरह का जो जितना नारा, जैसे आप बजरंग बली के नाम पे बोले, चाहे राम मंदिर के नाम पे बोले, ये कोई भी सरकार हो, वो मंदिर बनाए, सरकार बनाए, चाहे पब्लिक बनाए, ये पब्लिक का काम है, पब्लिक खुद कर लेगी। लेकिन सरकार जब इस चीज को लेके पब्लिक के बीच में वोट मांगने जाती है, तो फिर लगता है कि ये छलावा हुआ है। उनको हम दिए हैं वोट हॉस्पिटल के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर परिवहन के लिए, तो ये तो कभी होता ही नहीं है। आप बताइए किस राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है? ये कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बनाए हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये लोग एक भी नया कोई अस्पताल नहीं बनाए हैं जो कि माने कोरोना जैसे महामारी आने के बाद निपटा जा सके। उसके बाद आप बोल रहे थे सर कि आप कहीं भी किसी भी गांव के ब्लॉक में चले जाइए, वहां पे देखिए न कोई ब्लॉक का कोई भवन है, जबकि टैक्स पेयर से आप पैसा लेते हैं, आप उस पैसे को फ्री बीज में बांट रहे हैं। न जहां किसानों को बीज मुहैया कराया जाता है ब्लॉक में, वहां जाके आप 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं, न वहां पानी की व्यवस्था है। तो हम कैसे कहें कि ये लोकतंत्र है और स्वराज है? अगर वहां पे कोई बोल देगा तो जो वहां पे दलाल होंगे ब्लॉक पे,
वो जाके वो उस बंदे को पीट देंगे, बोलेंगे अगली बार से तुम मत आना। यहाँ तक आलम है, हम कैसे मान ले कि ये स्वराज और सुराज है। तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। आप बोले समाजवादियों का भी यही उद्देश्य था, चाहे बीजेपी का भी यही उद्देश्य था, लेकिन वो सिर्फ नारों तक ही सीमित है मेरे समझ से। हकीकत में तो कहीं जी देखते नहीं है, ये जी दिखता जी। नहीं है सर। मैं अब बात करता हूँ विकास जी से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप विकास जी। आपने दो अलग अलग तरीके से राय सुनी, सत्यदेव चौधरी जी को सुना, आपने ओमनाथ जी को सुना, लेकिन हमें समझना है, जनता को समझाना है कि हम सारी समस्या देख रहे हैं, हम समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, हम जनता, हम वोटर जान रहे हैं कि जिनको हम चुनेंगे फिर हमारी स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, फिर भी वो नागनाथ और सांपनाथ में ही किसी को चुनते हैं। तो ये कैसे बदलाव आएगा? स्टार्ट कहां से हो, शुरुआत कैसे हो? थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद प्रेम जी, जो आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। आपका जो टॉपिक है स्वराज और सुराज, तो स्वराज तो मतलब अपना राज्य, जनता का राज्य। तो ये तो जरूर है कि जनता के राज से सुराज की कल्पना की जा सकती है, लेकिन अब समस्या ये है कि जनता का राज है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम समझते हैं, जनता समझती है कि हम तो वोट देते हैं और हमारे वोट से सरकार बनती है, बाकी ये सच्चाई नहीं है, हमारे वोट से सरकार नहीं बनती है। इस बात की थोड़ी बहुत जो मैंने समझी सत्यदेव चौधरी से जो बात कहना चाह रहे थे वो ये कि हमारे वोट से सरकार क्यों नहीं बनती, बहुमत का फैसला हमारे वोटों से क्यों नहीं होता सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं, पार्टी उम्मीदवार उतारती है, लोगों वोट डालते हैं, लेकिन हमारे वोट से उम्मीदवार तो जीत जाते हैं। जब सरकार बनाने की बात आती है तो हमारे वोट की कोई भूमिका नहीं होती है, ना कोई महत्व होता है। फिर हम सांसदों की गिनती गिनते हैं और वो बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा 272 का कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो जोड़ तोड़ समझौते, गठबंधन, भ्रष्ट राजनीति होती है, उसकी शुरुआत होती है। फिर ऐसे में आप स्वराज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये स्वराज है ही नहीं है, ये लोकतंत्र भी नहीं है, ना स्वराज है। ये तो एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है जो शुरुआत में आजादी के बाद से चलती आ रही है, जो हमने ये समझने की कोशिश की है। यही कारण है कि 75 सालों में सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, बार बार एक बेचैनी होती है जनता में और वो बदलाव करती है अपने, लेकिन घुमा फिरा के जो सांपनाथ और नागनाथ की बात आती है वही हमारे सामने प्रस्तुत होता है और वो हमें देखने को मिलता है। तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलाव करने की आवश्यकता है। और ये जो आप कह रहे कौन करेगा, तो ये तो कुछ हमने जैसे कुछ हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवियों की शुरुआत हो, और जैसे सत्यदेव चौधरी जी ने कहा वो एक शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि उनके साथ जुड़ करके इस मुहिम में आगे बढ़ाएं, साथ दे, सहयोग दे। ये एक समझने वाली बात हो सकती है यहाँ पे। जी प्रेम जी। जी 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 विकास जी, आपने ये बात बताई आम दर्शकों को कि जो अतीत में नारे बुलंद किए गए उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो कोशिश लोकतांत्रिक ढांचे में होनी चाहिए, वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, या इच्छा शक्ति का अभाव रहा, या उस दिशा में पहल नहीं। एक बात स्पष्ट है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है वो लोक के नाम पर, जनता के नाम पर चल रही है, लेकिन वास्तव में वो लोक कहीं पीछे रह गया है और तंत्र कहीं हावी हो गया है। लोक पर तंत्र हावी हो गया है, जबकि लोक के लिए तंत्र होना था, लोक का तंत्र होना था और लोक के द्वारा तंत्र होना था। वो चीजें पीछे रह गई। लोक के द्वारा हम बोलते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि लोक के द्वारा भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में जो वोटर्स हैं, 120 करोड़ वोटर में 61 करोड़ ही वोट डाल पाते हैं। 120 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में 30 करोड़ वोटर लिस्ट में नहीं है, 30 करोड़ वोटर लिस्ट में रह करके वोट नहीं डालते, और 61 करोड़ यानी 50% वोट डालते हैं, और उसका 37% वोट लेकर के, यानी मिलाकर 23 करोड़ के लगभग वोट लेकर के सरकार बनती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 120 में 23 यानी 20 छक्का 120, हर छठा व्यक्ति ही तो
वोट लेकर के सरकार बना रहा है। लेकिन यहाँ भी और करेक्शन है कि हर छठा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो 23 करोड़ वोट मिलते हैं उसमें भी सरकार बनाने में वही वोट काम आते हैं जो सांसद के लिए वोट डाले गए। हारे हुए उम्मीदवारों के वोट तो सरकार बनाने में भी काम नहीं आते। तो उस हिसाब से 15 करोड़ की ही सरकार है ये। तो 15 करोड़ की सरकार तो 120 से तुलना कीजिए, यानी हर 8वें व्यक्ति के वोट से बनी हुई सरकार है। अगर इस बात को ये स्पष्ट रूप से बात समझ में आ रही है तो हम समझ रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र लोक के द्वारा तो नहीं है कम से कम। अब लोक कहाँ है कि नहीं है इसको समझना हो तो हमने अमीरी और गरीबी की खाई की चर्चा की कि गरीब और गरीब है। 72% जो 70% आबादी के पास जितनी दौलत है उतनी 21-22 घरानों के पास में है। 21-22 लोग और कहा 70 करोड़ लोग, दोनों इक्वल हो गए वेल्थ के मामले में। तो कहाँ है लोग? जनता के लिए भी नहीं है और जनता द्वारा भी नहीं है। तो हम जनता कहाँ है ये बोल कैसे सकते हैं? इसको तो हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक बार फिर सत्यदेव चौधरी जी से बोलना चाहूंगा, मुखातिब होना चाहूंगा कि क्या ये जो आपने सत्य बहुमत का जो कॉन्सेप्ट रखा है कि एक मतलब आप भी तो इसी सिस्टम में आ रहे हैं, आप भी चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं तो सांसद ही बनेंगे। तो कैसे किसी एक सीट पर आप सांसद बन करके उस बात की, उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं या करने में सफल होंगे कि नहीं जनता के बहुमत से सरकार बने? हम जानते हैं कि आपके पास कोई चारा भी नहीं है, अपनी आवाज आपको इसी सिस्टम में रखना पड़ेगा। जी देखिए प्रेम जी, हमारे लोगों की विडंबना यही है कि हम लोग ज्यादा समय समस्याओं की बानगी और समस्याओं की गिनती गिनने में लग जाते हैं। हमने मान लिया कि समस्या है, इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंदर समस्या है, तो उसको एक ही नाम दे दो, चाहे वो गरीबी है, बेरोजगारी है, गंदगी है, महंगाई है, कुछ भी समस्या है, शिक्षा की समस्या, अस्पतालों में सुरक्षा की समस्या, अस्पतालों में इलाज की समस्या, कोर्टों के अंदर भी न्याय की समस्या, तो उसको खाली हम एक समस्या का ही नाम दे देते हैं। अब इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर समस्या तो है, ये तो हमने मान लिया, तो हम ज्यादा समय समस्याओं जी को चौधरी साहब हमने एक नाम दे दिया इसको, चलिए बीमारी कह लिए। सारी समस्याओं को जोड़ के हमने बीमारी कह ली। अब दवा जो आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझाइए जनता के बीच में। जी मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें ज्यादा समय इसके समाधान के ऊपर लगाना चाहिए। इसके दवा क्या है, इसका समाधान क्या है? क्यों हम 75 साल से मूर्ख बने हुए बैठे हैं इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंदर? तो मेरा ये मानना है कि चुनाव होने के बाद जो सांसदों के बहुमत से हम सरकार बनाते हैं वही एक भ्रष्टाचार का जन्म और भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार का जन्म भी वहीं से होता है और भ्रष्टाचार का कारण भी वही है, क्योंकि यदि आपको सांसद पूरे नहीं होंगे तो जोड़ोगे कैसे, ज्यादा है तो रोकोगे कैसे उनको? तो सरकार बनाने के लिए जब आपको सांसदों का बहुमत चाहिए तो चुनाव करवाने के बाद में जिन मतदाताओं ने लाइन में लग के चुनाव में भाग लिया वो तो बिल्कुल नगण्य हो गए, उनका तो सब महत्व भूमिका प्रभाव खत्म, समाप्त हो गया। अब जो प्रभाव रह गया वो केवल और केवल 543 सांसदों के बीच में रह गया, और उन 543 सांसदों के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 272 सांसदों का समर्थन चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जो बचे हुए 271 200-250 सांसद हैं नगण्य हो गए, उनके मतदान का या उनकी भी कोई भूमिका प्रभाव है नहीं सरकार के अंदर। और जो 272 सांसदों के अंदर या 300 सांसदों के अंदर जिसने सरकार बनाई, जिस नेता ने, उसने भी जो 10-20 लोगों को जिनको कोई मंत्री बना दिया या कोई ऐसा कोई पद दे दिया, उनको छोड़ के बाकी के सांसद जितने भी हैं उनके जितने भी सांसदों ने उनको समर्थन दिया, उनको इस राजनीतिक व्यवस्था ने बांध दिया विप और दल बदल कानून के अंदर। वो ना अपने नेता का विरोध कर सकते हैं, ना अपने राजनीतिक दल का विरोध कर सकते हैं, ना ही दल को छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी बात उसके नेता के या राजनीतिक दल के विरोध में कर ही नहीं सकते। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि नेता हर बात के ऊपर जो नेता बोल रहा है मैं उसके हाँ में हाँ ही भरूं।
मैं उसे समर्थन ही दूं। जैसे आपने अभी पीछे में देखा होगा किसान बिलों के ऊपर इन्हीं सांसदों ने किसान बिल का समर्थन किया। तब भी वो फैसला ऐतिहासिक था, तब भी वो कानून बहुत ऐतिहासिक थे। और थोड़े टाइम के बाद में जब किसानों का विरोध असहनीय हो गया, इतना दबाव पड़ा, तो 12-13 महीने के बाद 700-800 किसानों के मर जाने के बाद जब सरकार ने देखा कि भाई ये तो हमारे बस का नहीं है, तो उन्हीं सांसदों ने कितनी बेशर्मी से, कितनी निर्लज्जता से उन्हीं अपने अपने ही बनाए हुए कानूनों को वापस ले लिया। तो ये बिल और दल बदल कानून ही तो है जो उनको मजबूर किया उन्होंने। वो मान लो पहले जब कानून पास किए जा रहे थे उस समय वो जो उनके सांसद है, हो सकता है कि अगर वो स्वतंत्र होते तो ये कानून बनते ही नहीं। क्यों इतना समय बर्बाद होता, क्यों इतना धन बर्बाद होता, क्यों इतने लोगों की आकस्मिक मौत होती, असामयिक मौत होती। तो जी, इस राजनीतिक व्यवस्था को समझे बिना हम सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति बोलते हैं। और इसके बदले में हम ये कहते हैं कि जैसे सांसद मतदाताओं के बहुमत से जीता, जैसे एक सांसद को जीतने के लिए अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक वोट चाहिए तो वो जीता हुआ माना जाता है, हम उसको सांसद, जीता हुआ सांसद मान लेते हैं। उसी प्रकार जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा मत मिल जाए, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, जिस राजनीतिक दल को, भले ही उसके उम्मीदवार हारे या जीते, हारे वो के भी मतदान गिन लो, वोट गिन लो, और जो ज्यादा वोटों से जीते उनके ज्यादा वोट गिन लो, जो कम वोटों से जीते उनके कम वोट गिन लो। जब हम हारे हुए उम्मीदवारों का भी वोट गिनेंगे और सबसे ज्यादा जिस पार्टी का वोट होगा हम उसका बहुमत मानेंगे, तो हम इसको स्वराज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? स्वराज भी होगा। और फिर स्वराज इसलिए होगा कि स्वराज के अंदर जब आपको ज्यादा वोट लेने हैं तो आप भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। यदि आप उनको उम्मीदवार बनाओगे तो पूरे देश के मतदाता आपको मतदान नहीं करेंगे, आपके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो स्वराज आने की और स्वराज आने की एक व्यवस्था और मजबूरी वो सत्य बहुमत की राजनीति से ही आ सकती है। वरना अगर हम ये सोचें कि भाई ये जो भ्रष्ट नेता लोग हैं इनके भरोसे स्वराज आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा, ये तो हम 75 साल से देखते आ रहे हैं। 75 साल से न स्वराज आया न स्वराज आया, बल्कि जो था छोटा मोटा थोड़ा बहुत था भी, कोई लोकतंत्र नाम की चीज थी भी, वो भी सारी समाप्त हो चुकी है। और आने वाले चुनाव के अंदर यदि हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा भी चिंतन मंथन करके सत्य बहुमत को समर्थन नहीं दिया तो आप देखना उसके बाद में फिर कैसे क्या तांडव मचेगा इस राजनीति के अंदर। गरीब आदमियों का कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मतदान जब चुनाव होता है तो 99% से ज्यादा जो मतदाता है वो गरीब लोग हैं। तो आप गरीब मतदाताओं का एक मंचन तो करवाओगे, आप उनसे नाटक के रूप के अंदर एक नाटक तो करवाओगे उनसे, गरीब मतदाताओं से, लेकिन उन गरीब मतदाताओं के बहुमत का फैसला, बहुमत का जो निर्णय होगा वो कोई दबंगी, धनबली या कोई पूंजीपति करेगा। नहीं तो है ना आज के दिन जी, बहुमत का जी, फैसला वो करेंगे जो दबंगी लोग हैं, जो धनबली लोग हैं, क्योंकि वो सारे का सारा अधिकार हो गया, सारे का सारा मामला हो गया उन जीते हुए सांसदों के ऊपर। तो जो 50, 60, 70 करोड़ लोगों ने मतदान किया वो तो हट गए, खाली मात्र रह गए 200, 300 जी, जो जी। सांसद। चौधरी साहब, आप दो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं जिनको मैं निचोड़ रूप में जनता के सामने रखना चाहता हूं, दर्शकों के सामने। आप कह रहे हैं कि सत्य बहुमत की सियासत करनी होगी, हर किसी को करनी होगी, और सत्य बहुमत का मतलब है जनता के बहुमत से सरकार बनाने वाली सियासत। आज जो सियासत है वो सांसदों के बहुमत वाली सरकार बनाने की सियासत है, और नतीजा ये होता है कि एक सरकार जो बनती है जीते हुए सांसदों के वोटों से बनती है, जिनके पास जो अगर बीजेपी को 37% वोट है तो उस 37% में से सिर्फ जीते हुए सांसदों का वोट होता है, हारे हुए का नहीं होता है। हालांकि
जो बाकी सांसद जीत कर आते हैं उनके लिए भी एक विपक्ष की भूमिका है, और वो सत्य बहुमत सरकार में भी होगी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो सरकार बनाएगा। तो इस तरीके से सांसदों के बहुमत को जुटा करके सरकार बनाने की एक मजबूरी जो है वो खत्म हो जाएगी, और भ्रष्टाचार जिससे जन्म लेता है, जिससे मजबूत होता है, वो कारण खत्म हो जाएंगे। और जो सत्य बहुमत की सरकार बनेगी तो जो उस पार्टी से सहमत नहीं है, जो बाकी वोट्स हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा विपक्ष के रूप में, वह भी इसी लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद होगी। ये आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और सत्य बहुमत की सरकार बनेगा, यही समस्या का समाधान है। सांसदों के बहुमत वाली सरकार जो है ये लोकतंत्र को विकृत बना रही है, लोकतंत्र को कलुषित कर रही है और जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। मैं अब ओमनाथ जी के पास आना चाहता हूं। ओमनाथ जी, आप तो बिहार से हैं, और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां नीतीश कुमार जी के पास तो सत्य बहुमत नहीं है, लेकिन सारे विधायकों का बहुमत है। तब भी था जब वो बीजेपी के साथ थे, अब भी है जब वो आरजेडी के साथ हैं, और पहले भी कई सरकारें वो बनाते रहे, कभी उनके पास सत्य बहुमत नहीं रहा, विधायकों का भी बहुमत नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जुगाड़ कर लिया। क्या कहेंगे आप? आवाज आपकी मेरे तरफ से म्यूट थी जी, बोलिए। आप जहां तक बोले हैं कि वो अभी तक कभी बीजेपी कभी आरजेडी, और आगे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कहाँ टिक के रहेंगे। उनके साथ ये भी एक प्रॉब्लम है ना, तो वो तो इसके मास्टर हैं कि मैंने उनको पता चल जाता है कि सत्य बहुमत हो चाहे न हो, लेकिन विधायक का उनके पास बहुमत होता ही होता है। अब ये उनके पास पता नहीं दैविक कृपा है कि क्या है, और काम तो जो किए हैं वो बिहार के लोग जानते ही हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या काम किए हैं वो सबको पता है। और जब हम पीछे से तुलना करते हैं, जैसे सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं, तो आप 90 के दशक में देखिए, बस पे ड्राइवर के पीछे वाले सीट पे लिखा रहता था कि ये पूर्व विधायकों के लिए सीट रिजर्व है। तो ये सब मैंने वो 90 तक विधायक मैंने वो सरकारी बस पे, चाहे जो प्राइवेट बस जो चलती थी जहाँ पे, उस पे बैठते थे, उनके लिए सीट एक रिजर्व होता था कि माननीय कभी आएंगे तो उस पर बैठ के जाएंगे। आज बताइए, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई विधायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के जाए कहीं? ऐसा तो होता नहीं है। और सत्य बहुमत, अगर सत्य बहुमत के आधार पे जैसे चौधरी जी बता रहे हो, तो उसमें विपक्ष भी मजबूत होगा, क्योंकि उनका भी तो वोट जुटेगा। तो आज जो विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में है, चाहे जो सरकार सत्ता में है, तो लगेगा, लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, आप इतने लोग सरकार बनाए हैं, इतने लोग तो हम हैं जो कि विपक्ष में है। अब आप बताइए, गठबंधन होता है, ठीक है, लेकिन एक ही राज्य में 4 पार्टी गठबंधन करके मैंने चुनाव में जाती हैं, चाहे बाद में करती हैं। आप किसी का ऊपर का टॉप 3 बताइए प्राथमिकता जो मैच करता हो। काम तो वही एक ही राज्य का विकास करना है, चाहे देश का विकास करना है, लेकिन ऊपर से 3 प्राथमिकता किसी का मिलेगा नहीं। किसी का कुछ और होगा प्राथमिकता, किसी का कुछ और होगा प्राथमिकता। लेकिन जैसे सत्य बहुमत के थ्रू अगर हम जाएंगे, तो वो जनता का जो मांग होगा उस पर उनको खड़ा उतरना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार वो फिर वापस आ जाएंगे, वो उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम अगर मान के चले कि हमको इस सरकार को नहीं रखना है क्योंकि मेरे मन मुताबिक ये काम नहीं किए हैं, जो बोले थे वो नहीं किए हैं, हम तो उनको हराने के लिए वोट देंगे। लेकिन पता चले कि जिसको हम हराने के लिए वोट दे रहे हैं वो जाके उनके साथ सरकार बना ले रहा है। तो ये सब पब्लिक के साथ समस्या है बहुत ज्यादा। और बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं ओमनाथ जी, आपकी बातों को थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि आज जो लोग मिल करके गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, वो सरकार, उनकी प्राथमिकताएं एक नहीं रहती, अलग अलग रहती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए वो उन प्राथमिकताओं को भी छोड़ देते हैं और सरकार बनाने आ जाते हैं। और उनमें से एक दल अगर हट जाए या उनके पास कम बहुमत हो जाए तो वो
किसी और दल के साथ मिलकर के नया गठबंधन बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे भी हमें सरकार बनाना है। कैसे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको सांसद या विधायकों के दम पर सरकार बनाना होता है। जनता का तो बहुमत मिला नहीं है। अगर जनता का बहुमत मिला होता, सत्य बहुमत पर सरकार होती, तो वो उनके पास विकल्प ही नहीं होता। जी ओमनाथ जी, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे, जब मैंने उनको लोग जो बहुमत मिला था वो तो उनके साथ मिला था, लेकिन विकास अघाड़ी के साथ चले गए, बना लिए सरकार, लेकिन उनको भी चलने नहीं दिया गया। फिर मैंने ये लोग फिर जोड़ तोड़ के फिर से आ गए सरकार में। पब्लिक कंफ्यूज है। पब्लिक सिर्फ एक त्योहार के तौर पे जाके वोट डाल के चली आती है। उसका लोकतंत्र वहीं शुरू होता है वोटिंग के दिन, और वहीं शाम को खत्म हो जाता है। उसके लिए लोकतंत्र कभी है ही नहीं। वो फिर वही जद्दोजहद में जुट जाएगा हमेशा। और जो सांसद जीत के चले गए, चाहे जो हार के चले ओमनाथ गए। जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बोली कि उस पंक्ति को मुझे दोहराना होगा, जरूरी लगता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है कि आज के लोकतंत्र में मतदाताओं का लोकतंत्र मतदान के दिन तक ही रहता है और उसी दिन खत्म हो जाता है। वोटरों का लोकतंत्र वोट देते साथ खत्म हो जाता है। ऐसी व्यवस्था का हमें इंतजार है जिसमें कि वोटरों का लोकतंत्र हमेशा बना रहे, अगले चुनाव तक बना रहे और ये निरंतर चलता रहे। अब बहुत अच्छी बात आपने कही, अपनी बात जारी रखें ओमनाथ जी। और इससे क्या होगा कि जब लोगों के लोकतंत्र के मैंने सही मायने में अगर चलेगा, तो नेताओं को भी 5 साल के लास्ट में 5 दिन तक भी उनको डर रहेगा कि अगर कुछ गलत कर दिए तो अगली बार हम नहीं आ पाएंगे। और जो शुरू में हम बोले हैं कि जो चंगुल वाली बात, आप देखिए ना, हर जगह है। जो प्रधानी का लड़ रहा है उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हो नहीं सकता। जो विधायकी लड़ रहा है, एक शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं, जो मैंने पूंजीपति नहीं है, जो बाहुबली नहीं है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे, अगर ग्राम प्रधान का भी लड़ना चाहे, तो एक तो मैंने हम सुनते आए हैं और जहां तक देखे भी हैं कि आप सांसद का चुनाव लड़ना तो आसान है, ग्राम प्रधान का लड़ना बहुत ज्यादा टफ है। वहां बहुत ज्यादा खून खराबा है। इसका उदाहरण आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं करती है। छोटे मीडिया जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, अब मैंने सोशल मीडिया आया है तो इसका चर्चा होता है। नहीं तो आप गांव के चाहे छोटे 2 टियर 1 टियर शहर में बात करेंगे लोगों से, तो वो खुल के बोलते हैं। उनको नहीं डर है कि मैंने दिल्ली में क्या चल जाएगी मेरी खबर। वो स्पष्ट बताते हैं कि वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो इतना खर्चा किए हैं, हम इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि हम खर्चा नहीं कर पाए। तो जिस दिन से तो थोड़ा सा मतदाताओं को भी जागरूक करने की जरूरत है। जी जी, जी मैं अब विकास कुमार जी के पास आऊंगा। विकास जी, ओमनाथ जी ने बताया कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी पर बाहुबल का कब्जा है, कैसे धन बल का कब्जा है। तो ये डेमोक्रेसी रह कहाँ गई विकास जी? यही तो चिंता है, कैसे ठीक किया जाए। जी देखिए, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें पहले समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, जो सरकार बनाने की व्यवस्था है उसमें हमें सांसदों और विधायकों का बहुमत चाहिए। उस बहुमत को जुटाने के लिए हमें जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए। तो हर पार्टी की तो यही प्राथमिकता होती है कि उसे विनिंग कैंडिडेट मिले, और विनिंग कैंडिडेट के लिए तो अभी या तो धनबल और बाहुबली होगा जो कि विनिंग कैंडिडेट बन सकता है। एक साधारण आदमी चाहे वो कितना भी समाज में अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन वो नहीं जीत सकता, क्योंकि थोड़े से वोट अपने पक्ष में करके सीट जीतने के लिए तो धनबल और बाहुबल का ही इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कि वो जीत सकता है। यही जो अभी बात कर रहे थे सत्यदेव चौधरी जी, कि बजाय इसके अगर वोटों का बहुमत होता सरकार बनाने के लिए, तो शायद इस तरह के कोई भी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती क्षेत्र में। उसमें अच्छे से अच्छे लोगों के आने की संभावना और गुंजाइश बनी रहती। यही कारण है कि ये हमारा लोकतंत्र जो है कमजोर हो रहा है और दिन पर दिन ये खत्म ही होता जा रहा है। ये लोकतंत्र है ही नहीं। जो कह रहे हैं ना कि एक दिन, और एक दिन के लिए भी मुझे नहीं लगता। वो तो एक समझिए कि एक नाटक का एक हिस्सा है। वो चुनाव वोट देने न भी जाए तो सरकार बनेगी। बताइए, अगर हम वोट दें न भी दें तो क्या सरकार नहीं बनेगी? बनेगी, चाहे वोट परसेंटेज कितना भी हो, कितना कम से कम भी हो। उस पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी चुनाव का कोई भी चिंता कुछ नहीं है। एक छोटा सा विज्ञापन दे देते हैं
कि भाई वोट नहीं दोगे तो पप्पू बनोगे, बात यही खत्म हो जाती है। जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इतने लोग वोटर लिस्ट में नहीं है, या क्या उनको नहीं पता है? चुनाव आयोग को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, सरकार को, किसको नहीं पता है? सारे तो वो उनको उनकी जानकारी में वो तो कर सकते हैं इस काम को, लेकिन उनको पता है कि वो चाहते ही है कि वोट परसेंटेज ज्यादा ना बढ़े, कम से कम वोट पड़े और किसी तरीके से हमारा मैनेज हो सके। तो ये एक तरीके से मैनेज करने का है, एक गठबंधन, एक मैनेजमेंट है एक तरीके से सांसदों और विधायकों को। एक यही कारण है कि खरीद फरोख्त और जितनी सारी चीजें कुरीतियां हैं वो हमारे को देखने को मिलती है इसमें। तो ऐसे में तो जी लोकतंत्र मजबूत होने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, न स्वराज आएगा न सुराज आएगा। जी जी ओमनाथ जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं ओमनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात जोड़ी। जी जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनती थी, कितने परसेंट पे सरकार बनती थी ये तो मैंने छुपा हुआ नहीं है। तो कैसे मान ले कि मैंने लोकतंत्र है, चाहे कहीं कहीं भी किसी भी राज्य का उठा के देख लीजिए, आपको मैंने ये अब राज्यों पे आ रहे हैं। जब तक मैंने किसी भी राज्य में देखिए कि मैंने वहां पे क्या स्थिति है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। कईयों को तो वोटिंग के दिन उसको जाने तक नहीं देते हैं। आज मैंने 2023-24 में मैंने ये सब खबरें आती हैं, तो बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे हैं। जी ये जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ओमनाथ जी, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी हाल में रामपुर में चुनाव हुआ था ना, रामपुर में 30-32% वोटिंग हुई। वहां के लोग आरोप लगाते रहे कि प्रशासन ने डरा करके वोट निकलने के लिए नहीं दिया, वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया। अगर आरोप गलत भी है तब भी 30-32% पर अगर इलेक्शन हो रहा है तो कोई तो कानून होना चाहिए कि इतनी कम वोटिंग पर, भाई कोरम भी कोई चीज होती है, सदन में भी कोरम होता है, इससे कम सांसद रहते हैं तो संसद नहीं चलती है, तो मतदान में भी तो कोरम जैसी चीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल ओमनाथ जी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि 70 लोग तो मैंने दिए ही नहीं, आप 100 में 30 लोग हाँ बोल दिए, आप उसी को जिता दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? आप अगर जागरूक करते हैं तो पहले तो आप देखिए कि कितनी खबरें आती हैं कि मैंने वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा दिए। ये कौन लोग हैं? जब एक बार नाम है तो आज के डेट में ये भी कहना कि नहीं वो हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटर पे सबके पास डाटा है, तो आज ये समस्या क्यों आती है कि वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा दिए, वो फलाने जगह चले गए। अरे चले गए तो वहां आप तो कंप्यूटर में एक नाम से 2 फाइल, सिंपल मैंने हम पब्लिक के समझने के लिए बता रहे हैं। सरकार के पास तो और सिस्टम है, अगर आप सिस्टम में एक नाम से 2 फाइल लेते हैं तो वो सेव नहीं होता है। जब आप आधार ले लिए, पूरा आदमी का सब कुछ आप ले लिए, तब आप क्यों नहीं वोटर आई कार्ड के लिए ये करो वो करो, नाम नहीं है पर्ची लो, ऐसे ऐसे करके ये सब बाध्यता मैंने वोटरों के लिए एक ब्रेकर लगाया जाता है कि आप ना पहुंच पाए। आप लोकतंत्र की जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसको कि हम मान रहे हैं कि ये सुराज और स्वराज देने में असफल है, उसकी और बाकी गलतियां और त्रुटियों को भी गिना रहे हैं, जिसको जानबूझ करके बढ़ावा दिया जाता है, तो उसको छोड़ दिया ठीक गया है नहीं उसको किया। एज, क्योंकि जो व्यवस्था है वो चलते रहे, लोगों को पता नहीं चले। अब हम चूंकि चर्चा के आखिरी चरण में है, तो सत्यदेव चौधरी जी से एक बात पूछने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सत्य बहुमत का प्रयोग जो है कहीं तो करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी एक लोकसभा सीट में विकास जी चुनाव लड़ते हैं, ओम जी चुनाव लड़ते हैं, चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं किसी एक लोकसभा सीट में, और सत्य बहुमत की आवाज को बुलंद करते हैं कि वो आवाज की सरकार जनता के बहुमत से बननी चाहिए। तो ठीक है, चुनाव तो इसी सिस्टम में लड़ना होगा, लेकिन अगर जनता ने सत्य बहुमत की वकालत करने वाले किसी एक उम्मीदवार को किसी एक जगह से जीत दिला दी तो इसका देशव्यापी असर होगा। देश में ये संदेश जाएगा कि ओमनाथ जी इस चुनाव क्षेत्र से जीत गए हैं और सत्य बहुमत उनका आदर्श है।
एक ऐसा आदर्श जिससे जनता का शासन आने वाला है, जिनसे स्वराज आने वाला है, सुराज बनने वाला है और वास्तव में डेमोक्रेसी स्थापित होने वाली है। इतना बड़ा और व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए सत्यदेव चौधरी जी, आपके पास ये सवाल लेकर मैं आता हूं कि क्यों नहीं आप एक प्रयोग करते हैं कि किसी सीट से चुनाव लड़ करके देश को मैसेज दें कि यहां से आप जो सत्य बहुमत है इसकी खोज कर सकते हैं। जी 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 प्रेम जी, देखिए मैं आपके सभी ओमनाथ जी से, विकास जी से, आपकी सभी टिप्पणियों से और बातों से, सुझावों से मैं सहमत हूँ। और हमने सत्य बहुमत पार्टी बनाकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर चांदनी चौक क्षेत्र से मैंने स्वयं चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है, या पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के जो भी लोग हैं हमारे साथ में, मुझे कहा कि आप चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव में भाग लीजिए, और मैं सहमत हुआ इस बात से। तो आप अब सब लोग मिलकर चांदनी चौक क्षेत्र से उम्मीदवार को जितवा दें, और इसको जितवाने के बाद में मेरा तो ये दावा है कि 2024 में सरकार भी सत्य बहुमत की ही बनेगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के कोई पैर नहीं होते। ये जो दबंगी और धनबली लोग हैं, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई जमीन है ही नहीं। इनको तो जब तक अवसर मिलता रहेगा ये लूटते रहेंगे, और जब वो अवसर थोड़ा खत्म हो जाएगा तब ये आपके सामने झुक जाएंगे, और एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था बनेगी। और आप ये कल्पना करिए कि सत्य बहुमत की राजनीति में आप कैसे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर लेंगे, कैसे जाति और धर्म का ध्रुवीकरण कर लेंगे, किसी एक वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण कर लेंगे। वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जाति विशेष का आपको वोट का समर्थन लेना ही है। आप भेदभाव और पक्षपात कर ही नहीं सकते। करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा ज्यादा। खाली उसी क्षेत्र में नहीं, आप किसी दबंगी को, भ्रष्टाचारी को, अपराधी को टिकट देके देख लीजिए सत्य बहुमत की राजनीति में। अगर एक क्षेत्र में भी ऐसा आपने कहीं किसी को उम्मीदवार बना दिया, अपराधी को या भ्रष्टाचारी को, उसका असर तो पूरे देश में होगा। पूरे देश के लोग आपको वोट नहीं करेंगे। तो जब पूरे देश के लोग वोट नहीं करेंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी को सरकार तो अधिक वोटों से बनानी है, ना कि सांसदों से। तो ये तो पूरा एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमने इस बहुमत की परिभाषा को लिया कहां से, कैसे लिया, जिसका कोई एक्ट नहीं है, कोई संविधान नहीं है। अभी तक भी कोई संविधान इसका है ही नहीं कि सरकार का बहुमत बनेगा कैसे। ये तो एक बहुत मूलभूत प्रश्न है ना, आम मतदाताओं के सामने भी, नेताओं के सामने भी, और राजनीतिक दलों के सामने भी। इसके ऊपर चर्चा तक नहीं करते, इसके ऊपर बहुमत के नाम की तो चर्चा तक भी नहीं करते। सुन के भी उसको, हाँ आपकी बात तो ठीक है जी, लेकिन उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ते। तो ये तो अब आपके, हमारे मतदाताओं की जिम्मेवारी है उसको समर्थन देना, उसको वोट देना, उसको सहयोग देना, और अपनी एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सत्य बहुमत को जितवाएं। या तो आपके सामने ये सत्य बहुमत की राजनीति का विकल्प ना होता तो आप लाचार और विवश होकर बात कर सकते थे, मजबूरी में बात कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब तो आपके सामने सत्य बहुमत का विचार है, सत्य बहुमत पार्टी है, और सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो चाहे एक क्षेत्र में हो चाहे ज्यादा क्षेत्रों में हो। क्योंकि हमारे पास इतना साधन, इतने सामर्थ्य नहीं है अभी तक कि ज्यादा क्षेत्रों में चुनाव लड़े जाएं। तो एक क्षेत्र के अंदर स्थापित होके, एक क्षेत्र के अंदर अपनी बात को स्थापित करके हम ये प्रमाणित कर देंगे कि सत्य बहुमत की राजनीति ही सर्वश्रेष्ठ राजनीति है। अगर आप एक क्षेत्र में जीत जाओगे तो बाकी के सारे क्षेत्रों में भी जीत जाओगे। या आप यूं ही समझ लो कि बाकी लोग आपको समर्थन दे देंगे, सरकार आपकी बनेगी, आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुधार लीजिए, अपने आप ही स्वराज भी आएगा और सुराज भी आएगा। ये तो एक ही झटके का काम है। अब अगर हम नहीं चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वो तो भाई फिर उसका तो क्या इलाज है, उसका तो फिर कोई उपाय है नहीं। इतना हमने मेहनत करने के बाद, इतना मंथन करने के बाद एक राजनीतिक विचार, एक राजनीतिक विकल्प
सत्य बहुमत का लोगों के सामने रख दिया, या तो इसमें यह बताएं जी कि इसके अंदर ये गलती है और इसमें यह सुधार होना चाहिए। वो ना तो कोई गलती है, ना कोई सुझाव है, और ना ही करेंगे उस बात को। फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि आप भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर नहीं कोई बात करना चाहते तो सत्य बहुमत ही इसका स्वराज है, सत्य बहुमत ही स्वराज है, मेरा ये मानना है। प्रेम जी। जी। आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी, ओमनाथ जी, विकास कुमार जी। तो आप आज जो चर्चा सुन रहे थे, हमें उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको रास्ता दिख रहा होगा कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र के नाम पर हम लगातार बनाते रहे हैं, चलाते रहे हैं, वास्तव में वो स्वराज और सुराज लाने में असफल रही है। तो इसका एकमात्र कारण ये है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ये सरकारें नहीं दे पाई है, और इसका विकल्प जो है वो सत्य बहुमत की सियासत है। यानी ऐसी सियासत जिसमें जनता के बहुमत से बनने वाली सरकार की वकालत हो, जिसमें सांसदों के बहुमत से सरकार न बने, जिसमें जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसकी सरकार बने। और इसकी शुरुआत जो है की जा चुकी है, और सबको इसके लिए देर सवेर तैयार होना होगा कि जनता के बहुमत वाली सरकार कैसे बनेगी। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे अलग अलग विषयों के साथ, लेकिन लोकतंत्र की सेहत कैसे सुधरेगी इस चिंता को प्राथमिकता में रखते हुए हम नमस्कार, फिर आगे हम मिलते रहेंगे।